हेलो स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा 12th क्लास का प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा एनसीईआरटी और हर बुक का लास्ट टॉपिक होता है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो हमने 10th क्लास से ही इसका बेसिक शुरू हो जाता है प्रोबेबिलिटी के बारे में, और इसके बाद ये 11th में आता है, 12th में आता है और कंटिन्यूसली ये चलता रहता है। और ये स्टैटिक्स का पार्ट होता है। अगर आगे इन फ्यूचर हायर मैथमेटिक्स में बात करें तो ये स्टैटिक्स का पार्ट होता है, आपके मैथमेटिक्स से हट के स्टैटिक्स में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम आज प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी ठीक। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर यहाँ पर हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी के बारे में तो बात नहीं करनी है, क्योंकि 10th क्लास में कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, संभावनाएं। संभावनाएं मतलब प्रायिकता, हिंदी में बोले तो हम प्रायिकता होती है। और प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो टोटल फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केसेस। किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था आपका। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, ये होती थी हमारी प्रोबेबिलिटी। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने 11th और 10th क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर से, इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़े। मेनली सीबीएसई ने कुछ सिलेबस में हटा दिया है और कुछ टॉपिक्स हमने जो अब करने हैं। सबसे पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सेकंड, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोल रहे हैं। थर्ड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या मल्टीप्लिकेशन के यहीं पर भी लिख सकते हो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और फोर्थ है आपका बेज थ्योरम। और क्वेश्चन ऑन बेस थ्योरम। 5 हम रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल में हम डिस्ट्रीब्यूशन तक करेंगे। मीन वेरिएंस एसडी हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पिछले बार सिलेबस में था, लेकिन अब उसको हटा दिया। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अब की बार से, पिछली बार ही सीबीएसई ने 12th के सिलेबस से हटा चुके हैं। तो मेनली हम इन 5 टॉपिक्स के बारे में पढ़े यहाँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, बेस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल के बारे में। अब इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको बेसिक डेफिनेशंस जो है आई होप क्लियर होंगी। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, द फेवरेबल केस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब इवेंट क्या होता है, एनी एक्सपेरिमेंट इन विच द इवेंट्स ऑकर्स, या जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, दूज आर कॉल्ड इवेंट्स या केसेस या आउटकम्स बोलते हैं। यहाँ पर कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, दो इवेंट्स इन विच द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम इज एम्प्टी या फाई। जैसे हमारे पास कोई इवेंट है ए एंड बी, दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई आता है, देन दीज इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इनको क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
और एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या कहेंगे, जो इवेंट्स मान लो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 पूरा सैंपल स्पेस बना दे, जितने भी इवेंट्स हैं आपके E1 E2 E3 अप टू EN, अगर सभी की यूनियन ले और पूरा सैंपल स्पेस बना दे, कंप्लीट सैंपल स्पेस जो आपका है, तो दीज इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इनको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स बने। क्लियर। अब हम आते हैं सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, अगर थ्योरी आपकी क्लियर है तो क्वेश्चन आपका कोई नहीं बचेगा, हर क्वेश्चन निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशनल में आपको पहला वर्ड दिखाई दे रहा है कंडीशनल, मतलब कंडीशन होगी आपकी इस प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास यहाँ पर, अब देखो अभी तक हम पूछ रहे थे किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, कुछ भी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, यहाँ पर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कहेंगे, P ऑफ A बाई B, और इसका मीनिंग क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट व्हेन B is already occurred। ये क्या होगी, P of A by B, this is the conditional probability of A event, this is the conditional probability of A event when B is already occurred। ये जब होगी जब A इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब B इवेंट आपका ऑलरेडी हैपन, जब B इवेंट आपका पहले हो चुका हो। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल में हम करें किसी बैग में बॉल्स थी हमारे पास, ब्लैक रेड, एक बॉल हमने निकाल ली वो ब्लैक है, और फिर कहे आपसे कि एक सेकंड बॉल ड्रॉ करो, देन दिस इज रेड एंड दिस इज ब्लैक। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कंडीशन क्या है, हमने पहले इस बैग में से एक बॉल को निकाल लिया, और बॉल को निकाल के हमने रख लिया, और फिर एक बॉल ड्रॉ की हमने, और फिर आपसे पूछे देन दिस इज बॉल इज रेड दिस इज ब्लैक, तो आपको कंडीशन डिपेंड करेगी कि पिछली वाली बॉल क्या है। आप डिपेंड करेगा ना आपका आंसर किस पे, फर्स्ट ड्रॉ। क्यों, अगर हम मान लेते हैं ये 5 है, ये 6 बॉल्स, अगर आपने पहले ब्लैक बॉल निकाली है तो 5/11 उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की, वेरिएबल केस अपॉन में टोटल केसेस। अब देखो नेक्स्ट केस में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/10, इस पर डिपेंड कर रही है ना। और नेक्स्ट केस में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 4/10, क्योंकि एक ब्लैक जा चुकी है आपके। तो देन दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच ऑकर ऑलरेडी। तो हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। कंडीशन क्या है, कोई चीज जो पहले हो चुकी है उसके बारे में। तो देखो यहाँ पर हम इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, सभी को समझ में आया होगा। तो क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A इवेंट व्हेन B इज ऑलरेडी हैपन। हैपन बोलते हैं या ऑकर बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए,
द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। अब इसको याद भी कर सकते हो, जो नीचे रहेगा वो नीचे आएगा, ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। ऐसे भी लिख सकते हो बी बाई ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट व्हेन इज ए ऑफ इवेंट इज ऑलरेडी हैपन, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ऑफ ए आ जाएगा, ए है ना। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर समझे, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे कब, जब ए हो चुका है आपका, ए इवेंट हो चुका है। ए इवेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ब्लैक बॉल निकाल चुके हैं आप पहले, फिर रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ए क्या होगा, जो आप कर चुके हो, आप जो पहले हैपन हो चुका है, तो बी बाई ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कहें या बी इंटरसेक्शन ए कहें, बात सेम है, पी ऑफ। So this is a conditional probability of B event when is A is already happened. तो ये conditional probability होगी। अब क्वेश्चंस करते हैं हम, क्वेश्चन से आपका बाकी क्लियर होता है। मैं सभी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनसे पहले बताऊंगा, ये नहीं कि अभी आपको बाकी कॉन्सेप्ट बता दिए जाए ताकि फिर आप भूल जाएंगे उनको। अदरवाइज मैं अभी भी बता सकता हूँ, थ्योरी पार्ट करके हम नेक्स्ट हमारी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, और फिर उसके बाद हमारा बेस थ्योरम आएगा। तो जैसे जैसे हमारा क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे थ्योरी आपको बता दी जाएगी। तो हम पहले करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल से रहेंगे, आप थोड़ी सी लैंग्वेज को समझें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट, क्वेश्चन है गिवन दैट E and F are event such that P of E equal to 0.6 and P of F equal to 0.33 and P of E intersection F equal to दे रखा है 0.2। फाइंड P of E by F and F by E। क्या कह रहा है, गिवन दैट ई एंड एफ आर द इवेंट्स, ई और एफ को इवेंट्स है, सच दैट पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6, ये प्रोबेबिलिटी दे रही किसकी, ई इवेंट की, एंड पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 0.3 दे रखा है, एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 दे रखा है। फाइंड पी ऑफ ई बाई एफ एंड एफ बाई ई। यहाँ पर लैंग्वेज तो दे नहीं रखी, सीधा सिंपल दे रखा, आपको सीधा कर सकते हो। आपने क्या निकालना है, पी ऑफ ई बाई एफ, ये क्या होगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या दे रखा है, 0.2, पी ऑफ एफ कितना दे रखा है, 0.3, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/3। आंसर नेक्स्ट, पी ऑफ एफ बाई ई क्या दे रखा है, ये क्या हो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ ई हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है 0.2, पी ऑफ ई क्या है 0.6, 2/6, 1/3। तो कितना सिंपल सा था, हमें ये निकाल दिया। अब क्वेश्चन जब हमारे लैंग्वेज के आएंगे, लैंग्वेज टाइप में आएंगे, आपको दी होंगी चीज़ें, तब उनको आपको लैंग्वेज के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है। और प्रोबेबिलिटी के अंदर आपने उसमें कह क्या रहा है, समझ क्या रहे हो, उसी चीज़ की गलती होती है। अगर आप उनकी लैंग्वेज को समझ जाएंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में और किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक
सिंपल सी प्रॉब्लम थी, आपको पी ऑफ ई भी दे दिया, पी ऑफ एफ भी दे दिया, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ भी दे दिया और ये फाइंड करा रहा है। आप फॉर्मूले में पुट करिए और आप आंसर निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट, अब इस प्रकार के मेरे को क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला है आपका, इसमें 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। या तो ये देगा तो इसको निकलवा लेगा, ये 2 दे देगा तो इसको निकलवा लेगा, इन 2 की वैल्यू दे देगा तो इसको निकलवा लेगा। मतलब फॉर्मूले के अंदर आपके पास 3 चीज़ें हैं और 3 चीज़ों में से किसी 2 की वैल्यू देगा तो तीसरी को आराम से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, उसमें पी ऑफ ए बाई बी फाइंड करवा रहा है आपसे, पी ऑफ बी की वैल्यू दे रखा है और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखा है। तो आई होप यू विल सोल्व द क्वेश्चंस अप टू 5। अब 5 तक के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो आराम से एनसीईआरटी को, सारे में यही फॉर्मूले का काम है। अगर आपके कोएफिशिएंट चेंज कर दे, ए बाई बी दे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी, किसी में इसकी वैल्यू पूछेगा, किसी में इसकी वैल्यू पूछेगा, किसी में इसकी वैल्यू पूछेगा, आप सभी की वैल्यू आराम से निकाल सकते। चाहे तो मैं 5वां क्वेश्चन एक बार कर सकता हूँ आपका, बाकी आप करें। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था जिसमें सिंपली आपने सोल्व करना था। 5th में क्या दे रखा है, फाइंड इवैल्यूएट। 4th कर लो भाई, इवैल्यूएट evaluate P of A union B if 2 times P of A is equal to P of B equal to 5/13 and P of A by B equal to 2/5। तो यहाँ आपको स्टूडेंट्स घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपको P ऑफ A की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी भैया, 2 टाइम इसके बराबर है 5/26 हो जाएगी। P ऑफ B की वैल्यू कितना जाएगी 5/13 आ गई है, A आ गया B ऑफ। देखो, हमें चाहिए पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू। आपको याद हो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यही होता है, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास पी ऑफ ए है, पी ऑफ बी है, ये नहीं है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो हमारा यूनियन निकल जाएगा आराम से। देखो, इसका भी कहीं ना कहीं यूज होगा। क्या होता है, ए बाई बी किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी के बराबर होता है। पी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू क्या है 2/5, ए इंटरसेक्शन बी इसकी निकालनी है हमें वैल्यू, पी ऑफ बी क्या है 5/13। यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, इधर गुणा में चला जाएगा तो क्या हो जाएगी, मैं इधर लिख देता हूँ, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5 गुणा में 5/13, 5 से 5 कैंसिल, 2/13। पी ऑफ ए क्या है 5/26, पी ऑफ बी क्या है 5/13, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2/13। क्लियर, एलसीएम आ गया 26, 5 10 4 कितना 15 माइनस 4 11/26। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर। तो कितना सिंपल से तरीके से हमने सोल्व करना है, फॉर्मूलेज याद रखने हैं और सोल्व करते हैं। अब आइए कुछ हमारे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चंस थे आपके, तो सभी को समझ में आया होगा। ये 2 का मतलब है पी ऑफ ए दे रखा है, इसका हाफ, पी ऑफ बी ये है,
पी ऑफ ए बाई बी दे रखा है, यहाँ से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कर देंगे सॉल्व कर। अब हम आपको समझाते हैं एटलीस्ट और एटमोस्ट का मीनिंग। ये एटलीस्ट और एटमोस्ट हमने एलपीपी में भी पढ़े हैं। एलपीपी में भी आपका एटलीस्ट और एटमोस्ट का बहुत ज़्यादा रोल था। एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता था, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, तो उसके हिसाब से हम इनक्वलिटी लगा देते थे। लेस देन इक्वल टू लगेगा जब एटमोस हो, ग्रेटर देन इक्वल टू लगेगा जब एटलीस्ट। अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे। एक कॉइन इज टॉस्ड, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। क्वेश्चन है आपका, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है। वेयर फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट में ई इवेंट दे रखा है। ई दे रखा है आपका, और आपने ये थोड़ा सा एक बार लिख लेना, हैड ऑन थर्ड टोस। ई क्या कह रहा है, हैड ऑन थर्ड टोस। इसी के साथ एफ इवेंट दे रखा है, हैड ऑन फर्स्ट 2 टोस। फर्स्ट 2 टोसेस, हैड ऑन फर्स्ट 2 टोसेस। इसी में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ई एट लीस्ट 2 हैड। एफ दे रखा है, एट मोस्ट 2 हैड। शायद यहाँ से एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस भी समझ में आए। और इसमें करना क्या है, और इसमें करना हमें पी ऑफ ई बाई एफ ही फाइंड करना है। ये और लिख ले भाई, ऊपर ही लिख लें इससे, फाइंड डिटरमाइन पी ऑफ ई बाई एफ, या फाइंड जो भी करें। देखो एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम। सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा आपका भाई, सैंपल स्पेस पता होगा जब ही तो हम लेंगे। सैंपल स्पेस, एक हेड, एक कॉइन को कितने बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं। तो आपको पता है ये बहुत बार कर चुके हैं। अब 10 से 11th में 8 केसेस होंगे। क्या क्या होंगे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड, क्लियर। फिर हेड टेल 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 हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। बन गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कैसे बने ये बताऊँ मैं आपको, अगर आपको याद नहीं हो। भाई हमें एक कॉइन 3 बार उछालना है। एक कॉइन में 2 केस होते हैं, या तो हेड या टेल। पहली पोजीशन पे 2 चॉइस, या तो हेड आ गया या टेल। दूसरी पे भी 2 चॉइस, इस पे भी 2 चॉइस। टोटल चॉइस कितनी होगी, 8। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 2 चॉइस, यहाँ तो हेड आ गया या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, तो टोटल 8 केसेस बनते हैं। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे। हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो पी ऑफ ई, ई में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, हेड ऑन थर्ड टोस। थर्ड टोस पे हेड होना चाहिए, हेड हेड हेड। थर्ड टोस पे हेड है, क्लियर। हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और टेल टेल हेड, यही केस होंगे। हेड ऑन थर्ड टोस। एफ इवेंट क्या है आपका, ये भाई एक क्वेश्चन ये है, अलग अलग है। हेड फर्स्ट और 2 केस टोसिस।
हेड आना चाहिए आपके पहले दो टोस पे, हेड 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 टेल। इसके अलावा पहले दो टोस पे हेड नहीं है। अब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है? एक केस कॉमन है। अब आपको पता है पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, यही होती है प्रोबेबिलिटी। फेवर में केस कितने? 1 2 3 4। टोटल केस कितने सैंपल स्पेस में? 8। पी ऑफ एफ, फेवरेबल केसेस 1 2, टोटल केसेस 8। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फेवर में केस कितना? 1, टोटल केसेस 8। सभी को समझ में आया होगा भाई। इसके फेवर में केस कितने? 4, टोटल केस कितने सैंपल स्पेस में? 8। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, इसकी। अब हम निकालना क्या है? पी ऑफ ई बाई एफ, और ये क्या होता है? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ होता है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/8, पी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी 2/8। 8 से 8 कैंसिल, आपका आंसर आ गया 1/8। तो देखो आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से हमारा बेसिक शुरू होता है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आए तो आगे वाली चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी लैंग्वेज की। तो हमारे पास हेड ऑन थर्ड टोस, हमने थर्ड टोस पे हेड देखा। हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसेस, पहले 2 टोस पे हेड, दोनों में कॉमन एक केस। इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेस। इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल के सम टोटल। पी ऑफ ई बाई एफ, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ होता है। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/8, तो 1/2 आपका आंसर आ। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर। अब सैंपल स्पेस तो यही रहेगा क्योंकि आपका एक क्वाइनी टोस 3 टाइम है। इसमें सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में देखिए क्या क्या कर रहा है। तो सेकंड पार्ट में देखो ई इवेंट्स में क्या कह रहा है ये, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। एट लीस्ट का मतलब कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने सकते? 3 आ सकते। एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड किस में है? इन्हीं केसेस में कम से कम 2 हेड है, बाकी में तो एक ही हेड है। इसमें एक भी हेड नहीं है, इसमें एक हेड, एक हेड। कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 होना चाहिए, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं। एफ देखो, एफ में क्या कहता है? एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 2 वाले को ले लो, एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड। तो देखो 2 हेड है, 2 हेड है, एक है। अधिक से अधिक की लिमिट है, कम से कम कितने भी हो, एक भी ना हो। अब ये देखो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन देखो। कॉमन में क्या है हमारे पास? ये तो आएगा नहीं कॉमन, एक ये कॉमन आएगा, एक ये कॉमन आएगा, एक ये कॉमन है, तीनों केस कॉमन है। अब पी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट क्या है? 1 2 3 4, 4/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1 2 3, 3/8। फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस। अब पी ऑफ ई बाई एफ निकालेंगे तो क्या होगा? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8।
एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/8, 8 से 8 कैंसिल, आपका 3/8, 7, 5। तो ये आपका स्टूडेंट से आंसर। तो कैसे किया हमने, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड की बात कर रहा है तो कम से कम 2 हेड ये है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। एट मोस्ट 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड तो एक ही केस हट जाएगा 3 हेड वाला, बाकी सब आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केस अपन टोटल केस, फेवरेबल केस हम टोटल केस, इंटरसेक्शन में 3 केस कॉमन आ रहे हैं। पी ऑफ ई बाई एफ निकालेंगे, ई बाई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ये डिवाइड करके आपने। तो ये आपका सिंपल से क्वेश्चन है। अब कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे हम, जिनमें लैंग्वेज के अंदर दे रखा है, आपको जानना है किस में ई माने, किसको एफ माने, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर हम एक क्वेश्चन करें, अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइक टू ए बॉय और ए गर्ल। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइक टू बी बॉय और ए गर्ल। अज्यूम दैट द ईच born child is equally to be a boy or girl. Assume that each born child is equally like to be boy or girl. If a family had 2 children, if a family had 2 children, किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, what is the conditional probability that both are girl? What is the conditional probability that both are girl, given that क्या दे रखा है, given that फर्स्ट केस है youngest, the youngest is girl, सेकंड है at least one is girl, one is girl। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आए आपको, ये क्वेश्चन ही समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या कह रहा है, अज्यूम दैट ईच फैमिली ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइक टू बी गर्ल और बॉय। यहाँ पर किसी का फेवर नहीं कर रखा है, कोई भी जो बच्चा पैदा हो रहा है या तो वो गर्ल होगा या बॉय, हमारे पास उसके इक्वली लाइक चांसेस है, प्रोबेबिलिटी। इसने क्लियर कर दिया। इफ ए फैमिली है 2 चिल्ड्रन, किसी फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। हमें किसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स हों, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन दैट क्या दे रखा है, फर्स्ट केस में द यंगेस्ट इज गर्ल, एट लीस्ट वन इज गर्ल। तो देखो सॉल्यूशन की बात करें हम, तो यहां से हम पूछेंगे, आपने निकालना था यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाई एफ, समझ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हैपन का मतलब गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ से हम क्वेश्चन में या तो वो कहेगा ऑलरेडी हैपन या ऑलरेडी ओकर्ड या गिवन दैट। तो गिवन दैट का मतलब ये चीज दे रखी है। तो देखो लेट ई डिनोट्स, हम फर्स्ट केस कर रहे हैं,
denotes the both are girls, both are girls। इससे भी पहले अगर आप करो तो पहले सैंपल स्पेस बना लो। सैंपल स्पेस क्या होगा? किसी फैमिली में दो बच्चे हैं भाई, क्या तो दोनों लड़के हो सकते हैं, या पहले लड़का फिर लड़की हो, दूसरा पहले लड़की हो दूसरा लड़का हो, और दोनों लड़की। इस प्रकार से होगा सैंपल स्पेस आपका। ये नहीं भाई दोनों लड़के हो सकते हैं, या पहला लड़का दूसरी लड़की, पहला लड़की दूसरा लड़का, दोनों लड़की। अब ले E denotes the both are girls। तो both are girls में कौन से केस आएंगे? एक ही केस आएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 1/4 फेवरेबल केस अपॉन में टोटल केस। लेट F denotes, F किसको करता है? गिवन दैट। गिवन क्या है? गिवन दैट द यंगेस्ट इज गर्ल, द यंगेस्ट इज गर्ल। यंगेस्ट मतलब जो बाद में पैदा होगा। देखो अब आपको यहाँ से इस क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ये समझनी है कि किसको ई मानना है, किसको एफ मानना है। गिवन दैट वाले का एफ में जाएगा, जो नीचे वाला है, जो या आप कुछ भी माने, ये गिवन दैट होगा जो दे रखा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल मतलब गर्ल बाद में, जो बाद में पैदा होगा छोटा होगा। यंगेस्ट इज गर्ल, इसमें भी यंगेस्ट गर्ल है, इसमें भी यंगेस्ट गर्ल है। यही तो केस है, यंगेस्ट गर्ल है जिनमें, छोटी लड़की है ना इसमें, दोनों में। हमें ऐसे सीरीज मिले, पहले ये पैदा हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसने जन्म लिया, फिर इसने जन्म। अब देखो ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या है? दोनों में एक ही केस कॉमन है। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4। आपने निकालना है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। किसकी निकालना है आपने? द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स। बोथ आर गर्ल्स क्या है? किसको माना? ई को। गिवन दैट क्या दे रखा? जो यंगेस्ट इज गर्ल। एफ क्या है आपका? यंगेस्ट इज गर्ल। तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/4। 4 से 4 कैंसिल, 1/2। तो आपकी बोथ आर गर्ल्स, उस फैमिली में दोनों लड़कियां होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जब यंगेस्ट, जब छोटी वाली लड़की है, ऑलरेडी दे रखा है कि छोटी लड़की है, तो ये होगी 1/2। अब नेक्स्ट पढ़िए आपका सेकंड पार्ट करते हैं। एटलीस्ट वन इज गर्ल। आपने प्रोबेबिलिटी वही बोथ लड़की निकाली, मतलब ई तो वही रहेगा, यहां पर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? डिनोट्स एटलीस्ट वन इज गर्ल। जिस फैमिली में कम से कम एक गर्ल है, एफ किसको डिनोट करता है? एटलीस्ट वन गर्ल। एटलीस्ट वन गर्ल में तीनों केस आ जाएंगे, यही तो नहीं आएंगे इसमें एक भी गर्ल है नहीं। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक लड़की। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4। और इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन में वही एक केस आएगा, बोथ गर्ल्स में। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 1/4 अपॉन में 3/4, 1/3 आपका आंसर। तो आपको इससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आई होगी। क्या कहना चाह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में? किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब निकालनी है? जब ये इवेंट आपका हो चुका है तो उसको एफ मान लेंगे, जो हो चुका है, जो गिवन दैट है, या जो ओकर्ड हो चुका है, या जिसका हैपन हो चुका है। किसी में भी जिसमें आए आपका गिवन दैट, हैपन्ड, ओकर्ड, उन सभी केस में आप एफ लेंगे, उस पर ई लेंगे, इंटरसेक्शन में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ये आपको समझ में आया होगा, बाकी आप उससे बिल्कुल क्लियर हो गए। देखिए
थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अभी लिखना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन and 200 difficult true and false question, 500 easy MCQ multiple choice question and 400 difficult MCQ multiple choice question. If a question is selected at a random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question? किसकी probability पूछ रहा है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। probability that it will be an easy question, given that क्या दे रखा है, it is MCQ, it is multiple choice question। तो हम E किसको मानेंगे, जिसकी probability निकालनी है, किसकी, easy questions की। F किसको मानेंगे, given that क्या है, MCQ multiple choice question। तो देखो हमारे पास पहले तो इसका हम एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें क्वेश्चंस हैं आपके, एक तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं और एक MCQ क्वेश्चंस है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिख दो और MCQ, यहाँ इजी लिख देता हूँ मैं, यहाँ डिफिकल्ट लिख देता हूँ। तो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस कितने हैं भाई, 300 इजी हैं और 200 डिफिकल्ट। MCQ के 500 इजी हैं और कितने, 400। टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 500, 500, 1000 और 1400। तो टोटल केसेस कितने हो गए, अगर NS की बात करें हम, 1400। क्लियर। अब देखो प्रोबेबिलिटी किसी ने गिवन दैट इजी क्वेश्चन, तो लेट E denotes the probability of, या P of E लिख सकते हो आप सीधा ही, या E लिखना चाहे तो E लिख सकते हो, P of E में सीधा probability लिख दो, नहीं दो बार लिख, probability of easy question। तो देखो easy questions कितने हैं, what is the probability of the easy questions। देखो ये भी easy है और ये भी easy है, टाइप अलग अलग है, MCQ या, तो easy कितने होंगे, 800 बाई P of F denotes the probability of किसकी, given that क्या है, MCQ और मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस किसने, देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछनी है, इजी क्वेश्चन। इजी के हमारे 300 है और 500 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 800/1400। P of F डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, 500 ही है, 400 ही है, 900। क्लियर। अब देखो P of, हमें E इंटरसेक्शन F भी चाहिए, मतलब ये क्या कहता है, इजी क्वेश्चन, ये क्या कहता है, मल्टीपल चॉइस, जो इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस भी हो। देखो इजी के कॉलम ये है और मल्टीपल चॉइस के हैं ये है, तो कॉमन में हमारे 500 ही आएंगे भाई। देखो इजी में ये सारे आ रहे थे 800, अभी क्या करा है, एफ क्या आपका मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस में ये आते थे भाई। देखिए हमें इंटरसेक्शन में जो इजी भी हो और मल्टीपल चॉइस ही, तो 500। तब आपको आराम से निकाल सकते हो P of E by F, P of E इंटरसेक्शन F अपॉन P of F, ऐसे निकालेंगे। E क्या आपका इजी क्वेश्चन, गिवन दैट क्या दे रखा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन, आपने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो इजी है और ये दे रखा कि वो मल्टीपल चॉइस है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की 500/1400।
अपॉन में एफ की प्रोबेबिलिटी 900/1400, ये कट गया 2 0 से 0, 5/9 आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी को आराम से स्टूडेंट्स कर सकते हो। और आई होप यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बात में करेंगे और फिर बेस थ्योरम के बारे में। तो ये करिए आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी, आराम से समझिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं उसने, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसको ई मानेंगे, पी ऑफ ई डिनोट करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी का बड़ा करना चाहे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ई डिनोट द इवेंट्स विच हैज इजी क्वेश्चन, सेलेक्टिंग इजी क्वेश्चन, फिर पी ऑफ ई डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग इजी क्वेश्चन। इसी प्रकार एफ डिनोट द सेलेक्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस, पी ऑफ एफ डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन। देन ए इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे और हम उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो करिए इस प्रकार से। नेक्स्ट